नमस्कार प्यारे बच्चों। अगर आप अपनी तैयारी को हाई लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो अब जाग जाइए। अब समय खराब मत करिए। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं पूरे 25 लघुतरात्मक प्रश्न पॉलिटिकल साइंस के छठे चैप्टर के। चैप्टर का नाम है पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पर ये प्रश्न जरूर देख लेना, लास्ट तक क्लास को मिस मत करना, क्योंकि ये प्रश्न सीधे आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। कौन कौन से प्रश्न है मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहला प्रश्न और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि विश्व राजनीति में पर्यावरण की चिंता के दो मुख्य कारण क्या है। ऐसे प्रश्न सीधे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो नंबर आपको एक लगाना है, पॉइंट लगाइए नंबर वन, क्योंकि दो कारण पूछे हैं ना, तो दो पॉइंट लगाइए ना, परीक्षा एग्जामिनर को यही चाहिए। तो पहला कारण तो यह है कि दुनिया भर में कृषि भूमि, कृषि योग्य जो जमीन है वो कम हो रही है, और साथ ही साथ चारागाह की कमी आ रही है, चारागाह की भूमि में कमी आ रही है। चारागाह का मतलब समझते हो, विश्व के जो यूरोपियन कंट्रीज होते हैं ना, वहां पे विशाल पैमाने पर पशुपालन का जो व्यवसाय किया जाता है, और वहां पर वो जो ऐसी भूमि होती है जहां पे पशुओं के चरने के लिए होती है, बड़े बड़े चारागाह होते हैं। तो उस चारागाह की भूमि में कमी आ रही है और कृषि योग्य भूमि में कमी आ रही है, जो बड़ा चिंता का विषय है। ये तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इस पूरे संसार में हर प्राणी के लिए जरूरी है, वो है स्वच्छ जल की कमी, स्वच्छ जल की अनुपलब्धता और जल का प्रदूषित होना, है ना, जल प्रदूषण। तो देखो, ये पहला पॉइंट, कृषि भूमि में कमी और चारागाहों में कमी, और दूसरा जल प्रदूषण और स्वच्छ जल की कमी। ये दो पॉइंट आप दो लिखिए, जैसे पूछा जाता है ना वैसे लिखिए। दूसरा प्रश्न, प्यारे बच्चों, ये प्रश्न तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है और बड़े प्रश्न में भी आ सकता है कि 1972 में क्लब ऑफ रोम, याद रखना, क्लब ऑफ रोम ने कौन सी पुस्तक प्रकाशित की और उसका मुख्य विषय क्या था। तो अब ये क्लब ऑफ रोम, ये 1972 और वो पुस्तक, ये तीन चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आप लिखना कि 1972 में क्लब ऑफ रोम ने लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। याद रखना, सन 1972, क्लब ऑफ रोम, और पुस्तक का नाम है लिमिट्स टू ग्रोथ। इसमें क्या था? इसमें बढ़ती जनसंख्या के आलोक में प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के खतरे को बताया गया है। दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या की मांग की पूर्ति के लिए वनों का विनाश हो रहा है, प्रकृति का नुकसान हो रहा है, और इसी की चिंता को इस पुस्तक में लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक में उजागर किया गया है। किसने प्रकाशित की थी भाई? क्लब ऑफ रोम ने। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं तो ये प्रश्न तो ऐसे है ना कि पार्ट कई बार आपको जैसे बुक में पढ़ा होगा तो समझ में नहीं आएगा, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बट मैंने उसके लिए नोट्स भी बना रखे हैं। मैंने इसकी टेस्ट सीरीज भी बना रखी है जो आपको हमारे ऐप में मिलेगी। अब कई बच्चे पूछते हैं सर ऐप कहां से मिलेगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए। देखो, तीसरा प्रश्न यह है कि पृथ्वी सम्मेलन, जिसे हम अर्थ समिट कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे हर साल बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न बनता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन हुआ था, और यह सम्मेलन ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसे जो ब्राजील का जो एक शहर है रियो डी जेनेरियो, वहां पे आयोजित हुआ था, 1992 में हुआ था। और ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन को हम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। तीन चीजें याद रखना है। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। कहां हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। किस विषय पर हुआ था? ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हुआ था पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित था। इस संपूर्ण सृष्टि के पर्यावरण को ध्यान में रख करके इस सम्मेलन का आयोजन किया था। बच्चों, ये जो सम्मेलन था, ये जो सम्मेलन था रियो सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो वाला जो 1992 का पृथ्वी सम्मेलन था, इस सम्मेलन में एक एजेंडा 21 जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो रियो सम्मेलन में स्वीकृत एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस जो एजेंडा 21 ना, इसमें 21 पॉइंट्स थे। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या, ध्यान समझना कि एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य था क्या? टिकाऊ विकास, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो कहते हैं कि तरीके अपनाना,
इसमें क्या होता है कि आर्थिक वृद्धि इस तरह से हो कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। यानी हमारा विकास तो हमें करना है, तो हमें आर्थिक विकास भी करना है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी ये जो पर्यावरण, जो प्राकृतिक संसाधन है वो उनको भी मिले, है ना। ऐसा नहीं हो कि अभी हम सारे प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर लें और आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए ना हो। अभी हम ऐसा नहीं कि प्राकृतिक, जैसे मान लो पेट्रोलियम है, तो अगर हमने समस्त पेट्रोलियम अगर अभी उसका दोहन कर लिया तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को नहीं मिल पाएगा। तो ये चीजों का ध्यान रखना इसे एजेंडा 21 के अंतर्गत शामिल किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत पोषणीय विकास भी जिसे हम कह सकते हैं, स्थायी विकास भी कह सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, पर्यावरण के मुद्दे पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के देशों की चिंताओं में क्या अंतर है। भाई ये जो विश्व है ना, ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी में क्या हुआ है कि पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करते हैं, बीचों बीच से एक रेखा निकलती है जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, है ना, विषुवत रेखा जिसे हम कहते हैं। ऊपर का भाग है इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हुआ, और नीचे वाला जो भाग है इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब क्या है कि जो विषुवत रेखा के उत्तर में जो है, विशेष करके यूरोपियन कंट्रीज है, उत्तरी अमेरिका है जो सबसे विकासशील राष्ट्र है, और दक्षिणी गोलार्ध है इसमें विकसित राष्ट्र नहीं है, नहीं, इसमें जो विकसित राष्ट्र हैं और इसमें जो है ना विकासशील राष्ट्र हैं। तो अब इनका दोनों का क्या है कि चिंता में अंतर क्या है। तो देखो, उत्तरी गोलार्ध के देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत में छेद और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के थी। ये कहते हैं भाई अब धीरे धीरे हमें क्या करना पड़ेगा, जो विषैली गैस है उसके उत्सर्जन को कम करना है ताकि हमारी सुरक्षा हो सके, ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचे। जबकि दक्षिणी देश आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन को सुलझाने के लिए ज्यादा चिंतित हैं। ये कहते हैं भाई आपने तो विकास कर लिया, दक्षिणी गोलार्ध वाले कहते हैं कि आप लोगों ने, ऊपर वालों ने तो विकास कर लिया, हमें भी तो विकास करना है ना, हमारी भी तो चिंता है ना। तो ये इस तरीके से है, ये उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, ये अपने विकास के लिए इस प्रकार चिंतित है। तो ये दोनों की अलग अलग चिंता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि विश्व की साझी संपदा, ग्लोबल कॉमन्स किसे कहते हैं। साझी संपदा मतलब जिस पर सबका अधिकार हो, किसी एक का अधिकार नहीं हो। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना कि विश्व के वे हिस्से जो किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, किसी एक देश का अधिकार उस पर नहीं होता है, और जिनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय करता है। पूरा विश्व समुदाय मिलकर के उसकी सुरक्षा करता है, उसकी जिम्मेदारी लेता है, उन्हें विश्व की साझी विरासत कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आती है वो जब हम बड़े प्रश्न करेंगे तो इसको डिटेल में समझेंगे। और वैसे अगर आप समझना चाहते हो ना तो मैंने इसके नोट्स बना रखे हैं, वो कंप्लीट नोट्स आपको चैप्टर वाइज बड़े शानदार ढंग से, पॉइंट्स वाइज आपको नोट्स, हेडिंग वाइज, सब हेडिंग्स, और आपको नोट्स हमारे ऐप में मिलेंगे। वहां पे चैप्टर वाइज हमने सब नोट्स अवेलेबल करा दिए, साथ ही साथ वहां पे हमने हर चैप्टर के दो दो ऑनलाइन टेस्ट आपको अवेलेबल कराए हैं। टेस्ट सीरीज बड़ी बहुत ही उपयोगी है बच्चों, वहां पे आप अपना टेस्ट देकर के तुरंत रिजल्ट पता कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट क्या है और आपकी रैंक क्या है। हर टेस्ट को आप 2 घंटे 3 घंटे के बाद कभी भी जाकर के वहां पे अपनी रैंक चेक कर सकते हैं। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न एक बार पुनः कि विश्व की साझी संपदा की 4 प्रमुख उदाहरण दीजिए। अभी हमने बात करी ना कि साझी संपदा क्या होती है, कि ऐसी संपदा जिस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है बल्कि विश्व के मतलब संपूर्ण विश्व मिलकर के उस पर जो है वो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। तो ऐसी वो 4 चीजें कौन कौन सी है, ऐसे वो 4 उदाहरण कौन कौन से हैं। तो पहला तो है पृथ्वी का वायुमंडल। अब पृथ्वी के वायुमंडल को हम बांट नहीं सकते, जैसे हमने भूमि को तो बांट दिया कि ये हमारी बाउंड्री, इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, जो भी है, बट हम वायुमंडल को नहीं बांट सकते। इसकी जिम्मेदारी संपूर्ण विश्व की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ हमारा जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ना, आपने देखा होगा ये नीचे ऐसे दक्षिण गोलार्ध में जो अंटार्कटिका है, ये संपूर्ण पृथ्वी का इस पर अधिकार है, किसी एक राष्ट्र का नहीं है। इसके अलावा समुद्री सतह जो ओशन फ्लोर है ना, आपने देखा होगा समुद्र की सतह पे जो है वो जहाज चलते हैं, विश्व भर के जहाज चलते हैं, इसको आप नहीं कोई एक राष्ट्र इस पर अपना अधिकार नहीं जता सकता। और बाहरी अंतरिक्ष जो है, आउटर स्पेस, जहां पे सभी राष्ट्र अपने अपने जो है वो अंतरिक्ष यान जो है वो भेजते हैं। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिस पर संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण विश्व का अधिकार है। अगला प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, कि वैश्विक साझी संपदा की सुरक्षा के लिए की गई किन्हीं 2 प्रमुख संधियों के नाम लिखिए। अब ये जो विश्व की साझी संपदा है इसकी सुरक्षा के लिए कुछ संधियां हुई है, उस संधियों में से किसी 2 संधि का नाम लिखना है। तो पहला तो है अंटार्कटिका संधि 1959,
अंटार्कटिका से रिलेटेड एक संधि हुई है जिसका नाम है 1959, और एक हुई है मॉन्ट्रियल न्यायचार या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, वैश्विक संपदा की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण समझौते हैं। ये दो याद रखना, एक तो अंटार्कटिका और दूसरी मॉन्ट्रियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, हमारा अगला प्रश्न है कि साझी संपदा, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत का क्या अर्थ है तो साझी लेकिन उसमें अलग अलग जिम्मेदारियां तय कर दी है, इसका क्या मतलब है, ये क्या होता है, तो ध्यान से समझो। इसका अर्थ है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में विकसित देशों का ऐतिहासिक योगदान ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा पर्यावरण, बहुत ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके और अपना विकास कर लिया है, ठीक है। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी भी उन्हें विकासशील देशों की तुलना में ज्यादा उठानी पड़ेगी। तो है तो सबकी जिम्मेदारी कि हमें पर्यावरण को बचाना है, पर कुछ जिम्मेदारी विकसित राष्ट्रों को दे दी कि अब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपने विकास कर दिया है। तो देखो संपदा तो कैसी है, साझी है, परंतु जिम्मेदारी कैसी है, अलग अलग है। यानी विकसित राष्ट्रों की ज्यादा जिम्मेदारी और विकासशील राष्ट्रों को थोड़ी कम, उनको थोड़ी छूट मिली है कि आप भी अपना विकास कर सकें। तो ये हुआ प्यारे बच्चों, ध्यान देना है। अब देखो आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है और अगर आप चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट आपका इसी प्रकार कवर किया जाए, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश कंपलसरी, तो क्लास को लाइक करिए, क्लास को हाइप करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। प्यारे बच्चों, आपकी बोर्ड एग्जाम्स की शानदार तैयारी मैं आपको करवा दूंगा। जिस प्रकार के बोर्ड एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे प्रश्न मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, और एक भी आपका प्रश्न जो है ना बोर्ड पेपर का वो इससे बाहर नहीं जाएगा, वो मेरी गारंटी है, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। बस क्लास को लाइक करिए, क्लास को हाइप करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी क्लासें मैं आपके लिए लाता रहता हूं। ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आपकी क्लास मिस नहीं हो। प्यारे बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल, जैसे पृथ्वी सम्मेलन था, पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 का हमने बात करी ना, वैसा एक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ 1997 में। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या है और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, तो ध्यान से समझो कि यह एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। ठीक है भाई, अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जैसे पृथ्वी सम्मेलन में हुआ था वैसा ही एक वो सम्मेलन हुआ था। ये एक समझौता है जिसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तय कर दिया कि ये जो इस प्रकार की विषैली गैसें हैं ना, कौन सा राष्ट्र कितने परसेंट गैस जो है वो गैस का उत्सर्जन करेगा, बस वो तय कर दिया। उससे ज्यादा अगर उत्सर्जन किया जाता है तो उनको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो क्या हुआ है, एक समझौता है, इस समझौते में तय किया है कि जो विकसित राष्ट्र हैं वो कितने परसेंट इन गैसों का उत्सर्जन करेंगे, उनको लक्ष्य उनका निर्धारित कर दिया गया है, उस लक्ष्य से ज्यादा नहीं कर सकते। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, भारत और चीन को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से कैसे छूट दी गई है। तो भाई भारत और चीन जो है वो विकसित राष्ट्र नहीं है, वो विकासशील राष्ट्र हैं, और अभी हमने बात पिछले प्रश्न में करी कि जो विकसित राष्ट्र हैं उनका लक्ष्य तय किया गया है, विकासशील का नहीं। विकासशील राष्ट्रों को थोड़ी छूट मिली, क्यों मिली, क्योंकि उन्हें अभी अपना विकास करना है। तो आप लिखेंगे कि भारत और चीन जैसे विकासशील देशों को छूट दी गई है क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में इनका ऐतिहासिक योगदान नाम मात्र का है। इन्होंने ज्यादा इन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं किया है, इन्होंने पर्यावरण को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया है, और इसलिए चूंकि अभी ये विकासशील राष्ट्र हैं, अपना विकास करेंगे, तो इसलिए इनको छूट दी गई है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया है विकसित राष्ट्रों के लिए, उस लक्ष्य से ज्यादा भी अगर ये इस प्रकार की गैसों का उत्सर्जन करते हैं तो इन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी, इन पर पेनल्टी नहीं लगेगी। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखो कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन कब किया। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, तो भारत ने इसका अनुमोदन जो है वो ध्यान देना 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर इसका अनुमोदन किया, और 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन किया है। 1997 में हुआ था, भारत ने इसका हस्ताक्षर किया 2002 में। नेक्स्ट प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न कि भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण सुरक्षा के लिए उठाए गए किन्हीं 2 ठोस कदमों का उल्लेख कीजिए। किसकी सुरक्षा के लिए, पर्यावरण, इस पृथ्वी के पर्यावरण को बचाना, हमारे इस सृष्टि के पर्यावरण को बचाने के लिए। तो पहला तो है कि भारत ने नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के तहत स्वच्छ ईंधन अनिवार्य किया है, और 2001 ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित करके ऊर्जा के कारगर इस्तेमाल की पहल की है। तो ये दो ध्यान रखना, नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी और इसके अलावा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रश्न, वन आंदोलन के संदर्भ में, वन आंदोलन मतलब ONE वन नहीं, वन माने जंगल वाला वन, उत्तरी देशों और दक्षिणी देशों
के दृष्टिकोण में क्या अंतर है? तो प्यारे बच्चों, उत्तरी देश, उत्तरी मतलब उत्तरी गोलार्ध के जो ऊपर के देश है, अभी मैंने जो ग्लोब पर आपको बताया था, वनों को निर्जन स्थान मानते हैं। वो मानते हैं कि वन वो होते हैं जहाँ पे मनुष्य नहीं रहते, जहाँ पे प्राणी नहीं रहते, खाली जंगल होते हैं, वो इनको जंगल मानते हैं, जहाँ इंसान न रहते हो। जबकि भारत जैसे दक्षिणी देशों में वनों को मनुष्यों के निवास स्थान माना जाता है। भाई जहाँ पे हमारे हमारे पूर्वज आदिकाल से रहते आए हैं, है ना, वनों में तो हम तो देवताओं का निवास तक मानते हैं। तो ऐसे हैं, इन्हें सजीव माना गया है, जबकि वहां पे इन्हें निर्जन स्थान मानते हैं। ये जो है वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध के दृष्टिकोण में अंतर है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, खनिज उद्योग के विरोध का मुख्य कारण क्या है? भाई क्यों विश्व के बहुत सारे जो संगठन हैं वो इन उद्योगों का विरोध करते हैं, खनिज उद्योगों का विरोध करते हैं? खनिज उद्योग धरती के संसाधनों का दोहन करता है। भाई खनिज कहाँ से निकलेंगे? धरती को खोद करके ही तो निकाले जाएंगे, तो इससे पर्यावरण नुकसान होता है। रसायनों से जल और भूमि प्रदूषित होती है और इसके कारण स्थानीय जन समुदायों को विस्थापित होना पड़ता है। तो ये नुकसान जो हो रहा है ना प्रकृति को, इसलिए इसका जो है वो विरोध किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, कि भारत में चल रहे बांध विरोधी आंदोलनों का एक प्रसिद्ध उदाहरण दीजिए। हमारे यहाँ जब बड़े बड़े बांध बनते हैं तो उसका विरोध किया जाता है, स्थानीय लोग बहुत ज्यादा विरोध करते हैं, सामाजिक संगठन उसका विरोध करते हैं। तो इसका कोई एक उदाहरण दीजिए, कहाँ पे विरोध किया जाता है, क्यों विरोध किया जाता है? तो भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन बड़े बांधों के विरोध और नदियों के न्याय संगत प्रबंधन के लिए चलाया जा रहा सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। आगे बढ़ो, देखो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 17वां प्रश्न, कि संसाधनों की भू राजनीति का मुख्य आशय क्या है? संसाधनों की भू राजनीति से क्या तात्पर्य है? प्रश्न को समझना है। वैश्विक स्तर पर संसाधनों के इर्द गिर्द यह होड़ कि किसे, क्या, कब, कहां और कैसे हासिल होता है, संसाधनों की भू राजनीति कहलाती है। विश्व भर में जो प्राकृतिक संसाधन है ना, तो अब जो अलग अलग राष्ट्र है ना वो उसमें होड़ लगाते हैं। कोई कहता है ये हमारा अधिकार है, ये हमारे पास रहेगा। तो इस प्रकार समस्त राष्ट्र अपना अपना हक जताते हैं, तो इसे संसाधनों की भू राजनीति कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वैश्विक रणनीति और अर्थव्यवस्था में तेल का क्या महत्व है? भाई तेल का तो बहुत बड़ा महत्व है। अभी अभी हमने सब ये जो ईरान वाला युद्ध हुआ था, अमेरिका इजराइल ईरान वाला युद्ध, हमने इसमें देखा है दुनिया के परिवहन और उद्योगों की 95% ऊर्जा तेल से पूरी होती है। तेल के तेल के साथ विपुल संपदा जुड़ी है, इसलिए इस पर कब्जा जमाने के लिए राजनीतिक संघर्ष और युद्ध होते रहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट 19वां प्रश्न। आप मुझे बताना प्रश्न कैसे हैं, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए जरूरी है। आपका जो रेस्पॉन्स मिलेगा उसके आधार पर मैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न और ज्यादा अच्छे अच्छे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैं ला पाऊंगा, और न केवल पॉलिटिकल के बल्कि अन्य सब्जेक्ट के भी। प्रश्न 19वां आपके सामने है प्यारे बच्चों, कि विश्व में तेल का सबसे बड़ा भंडार किस क्षेत्र में है और सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऐसे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आते हैं परीक्षा में। तो देखो कि विश्व के कुल ज्ञात तेल भंडार का 64% हिस्सा पश्चिमी एशिया में, जिसे खाड़ी क्षेत्र अपन कहते हैं, खाड़ी राष्ट्र कहते हैं, मौजूद है। और सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है 20वां, कि 21वीं सदी में जल युद्ध की आशंका क्यों व्यक्त की जा रही है? कि 21वीं सदी में अगर युद्ध हुआ तो वो जल युद्ध होगा, क्यों? विश्व में साफ पानी की कमी हो रही है, यानी स्वच्छ जल की कमी हो रही है, और साझा नदियों, जल संसाधनों को हथियारों या उन पर बांध बनाने को लेकर के कई देशों के बीच में संघर्ष होने की पूरी संभावना है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बीच में जो युद्ध सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ था, भारत ने किया था पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने आतंकवादी घटना जो हमारे देश में करी थी। तो भारत ने सिंधु जल संधि के तहत जो सिंधु नदी का पानी था उसको रोक दिया था। तो पाकिस्तान बार बार धमकी दे रहा है। तो जल को लेकर के ऐसे बहुत सारे विश्व भर में उदाहरण जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि जॉर्डन नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के किन देशों के बीच में हिंसक संघर्ष हुआ है? प्यारे बच्चों, 1950 और 1960 के दशक में जॉर्डन और यारमुग नदी के पानी के बहाव को मोड़ने के मुद्दे पर इजराइल, सीरिया और जॉर्डन के बीच में संघर्ष हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला हमारा 22वां प्रश्न है, कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार मूलवासी कौन है? इंडिजिनस पीपल कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे नोट कर लीजिए, अभी नोट कर लीजिए। ये जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, इसको नोट करिए। मूलवासी क्या है? मूलवासी, मूल मतलब जो शुरुआत से, स्थापना से है, वासी माने निवासी, रहते हैं, उन लोगों के वंशज हैं जो किसी देश में बहुत पुराने समय से रहते आ रहे हैं और जिन्हें बाद में दूसरी संस्कृति के लोगों ने आकर के अपने अधीन बना लिया।
ठीक है, वो मूलवासी कहलाते हैं। अब मूलवासी से रिलेटेड जो प्रश्न आया है, तो भारत की भी बात कर लेते हैं कि भारत में मूलवासी जनता को किस नाम से जाना जाता है और उनकी कुल आबादी कितनी है। तो भारत में जो मूलवासी जनता है प्यारे बच्चों, उन्हें हम अनुसूचित जनजाति या फिर आदिवासी शब्द का प्रयोग करते हैं इनके लिए, और भारत की कुल आबादी में 8% हिस्सा है इनका। ठीक है भाई, मूलवासियों का हिस्सा कितना है? 8% है। अगला प्रश्न है कि मूलवासी समुदायों के जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है। तो इनके जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा है विकास परियोजनाएं और बाहरी लोगों के कब्जे के कारण उनकी जमीन और उनकी प्राकृतिक संसाधनों की हानि मूलवासियों के जीवन और संस्कृति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भाई ये लोग क्या करते हैं कि जंगलों में रहते हैं, है ना, बहुत आदिम काल से, बहुत प्राचीन काल से जो प्राकृतिक रूप से जो समृद्ध भूमि होती है वहां पे ये निवास करते हैं। अब जब विकास परियोजनाएं जो है वो लागू की जाती हैं तो बहुत बड़ा विनाश होता है इन प्राकृतिक संसाधनों का, वनों का। तो वहाँ जैसे मान लो बांध बन रहा है, तो जो बांध बन रहा है तो बहुत 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 बड़ा क्षेत्र जो है वो डूब क्षेत्र में आ जाता है। तो वहां से फिर इन लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा खतरा है विकास परियोजनाएं। और 25वां प्रश्न भारत से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पावन वन प्रांतर या देवस्थान से क्या अभिप्राय है। बच्चों ये प्रश्न जरूर आएगा आपकी परीक्षा में। ये वनों के वे हिस्से हैं जिन्हें धार्मिक और आध्यात्मिक आस्था के कारण काटा नहीं जाता। जैसे आपने भी देखा होगा, ओरण भूमि होती है हमारे आसपास, हमारे गांवों में, हर गांव की लगभग ओरण भूमि होती है। और प्राचीन काल से हमारे पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी, वहां पे कोई देवता का मंदिर होता है, कहते हैं ओरण भूमि में जो है इन देवी देवता का ऐसा वास है, और इसीलिए यहाँ पे कोई लकड़ी नहीं काटी जाती है। तो इसके पीछे यही एक पर्यावरण संरक्षण का भाव होता है। ठीक है, और जिनका प्रबंधन ग्रामीण समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से किया जाता है। तो इसे हम कहते हैं पावन वन प्रांतर। तो प्यारे बच्चों ये हमारे 25 प्रश्न थे। आप मुझे बताइए प्रश्न आपको कैसे लगे। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो आप मुझे जरूर बताना, मैं आपके लिए ऐसे प्रश्न लेकर के आता रहूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।